नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। हरियाणा में शिक्षकों के कई कैटेगरी के हजारों पद खाली हैं। इन खाली पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए रिटायर्ड टीचर्स की भी भर्ती की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा आसपास के प्रदेशों से भी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं में इसको लेकर भारी उत्साह है। जो विरोध कर रहे हैं वो 70 साल, 50 साल, 40 साल के लोग हैं। 18 साल का कोई भी युवक इस योजना का विरोध नहीं कर रहा है। लैंड ऑर्डर बिगड़ गए हरियाणा। मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है और जल्दी उस पर साइन हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो अब टीचरों की भर्ती तो करने लग रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो हमने इसलिए जो है बाहर से टीचर जो रिटायर है उनको इसलिए लिया कि जब तक हम नई टीचरों की भर्ती करते हैं तब तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इंतजाम हो। कोर्ट ने 134 बनाया और कोर्ट ने जब उस पर संज्ञान लिया उसके बाद केंद्र सरकार ने RT लागू किया। तो अगर किसी को लग रहा है कि RT में एडमिशन करवाने का मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन है तो मैं समझता हूँ गलत है। और प्राइवेट स्कूल इतने खुले हैं, प्राइवेट स्कूल में तो किसी को रोक नहीं सकते। अब जिसकी इच्छा होगी वो सरकारी में आएगा, जिसकी इच्छा होगी प्राइवेट में जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि लोग हमारे पास आए। पिछली बार हमने प्रयास किया तो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे बढ़े। आगे हमारा प्रयास रहेगा। हमारा प्रयास है, जब मैं शिक्षा मंत्री बना तब मैंने कहा था कि भाई हमारा प्रयास ये रहेगा 50% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में होने चाहिए, प्राइवेट में 50 ही रहने चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा है कि जिस दिन ये भर्ती की जो अप्लाई करने की प्रक्रिया बंद होगी उस दिन वो 3 लाख से ऊपर होंगे। लेने हमने केवल 3-3.5 हजार। तो लोगों में खूब उत्साह है। जो बच्चे में बड़ा भारी उत्साह है, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी एक योजना है सरकार की। मतलब इतनी अच्छी योजना है कि भाई जिस टाइम में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, ग्रेजुएशन पूरी करते करते वो एक नया अनुभव ले लेगा, आर्मी ज्वाइन कर लेगा, उसका एक नया अनुभव उसके पास होगा, उसकी फिटनेस भी होगी, उसके पास उसका अनुशासन भी होगा और आर्मी का नाम भी होगा, उसके साथ फित्ता लगा होगा आर्मी का। और उसके बाद कोई रोकता है उसको? कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा, कुछ 1-2 घटना आई और उनको सारी को उसकी रिसर्च कर ली और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। और आने वाले टाइम में भी अगर कोई इस प्रकार का करेगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे और इस पर भी सख्त कार्रवाई। वहीं चरखी शहर के लोहारू रोड पर रविवार रात को एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 35 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद PGI रोहतक रेफर किया गया है। घटना में ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए दादरी सिविल अस्पताल में उसका शव भिजवाया गया। और पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कुरुक्षेत्र में साइबर अपराध पुलिस ने इंश्योरेंस मैच्योरिटी के नाम पर ठगी करने के मामले में 2 शातिरों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। दरअसल इन दोनों ने शाहबाद कुरुक्षेत्र की देवेंद्र कौर को उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने पर 80 लाख रुपए का लोन दिलवाने के नाम पर 22 लाख रुपए ठग लिए थे। वहीं साइबर अपराध शाखा प्रभारी मेहर सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच करते हुए पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि इस मामले के 2 मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र और गुलशन को 8.90 लाख की नकद और मोबाइल फोन, लैपटॉप और एक ATM कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। परमजीत गांव रहने वाला है। उसकी बहन की पॉलिसी के लिए थी, उसमें नॉमिनी था, तो उसके पास मोबाइल नंबर पे फोन आया, ये आप अपनी बहन की नॉमिनी हो और आप बहन का
पॉलिसी में आप अगर 40,000 रुपये प्रीमियम जमा करवा दोगे तो आपको इसके 30 लाख एक्स्ट्रा मिलते हैं। वहीं चरखी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने आइसक्रीम के सैंपल लिए। वहीं छापेमारी में आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिकों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक चौधरी ने बताया कि संयुक्त टीम ने 2 आइसक्रीम फैक्ट्री में चेकिंग की, जिसमें आइसक्रीम के सैंपल लिए गए हैं, जिसको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। अगर आइसक्रीम में मिलावट पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की जो है कंबाइंड टीम ने 2 खाद्य प्रतिष्ठानों जहां पे आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा था उनका निरीक्षण किया है। वे 3 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वे आगे भी कार्रवाई अभी जारी है। गुलाचिका में टूटी सड़कों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुलाचिका से जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह ने सड़कों के विकास के मामले में गुहला के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। ईश्वर सिंह ने कहा कि गुलाचिका की सड़कें जहां से शुरू होती हैं वहीं से सड़कें टूटनी भी शुरू हो जाती हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई बार विधानसभा में आवाज उठाई और लिखित में प्रार्थना पत्र दिए और रिमाइंडर भी भेजे, परंतु समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने जेजेपी की किसी भी मीटिंग में जाने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक गुहला की सड़कों का समाधान नहीं होगा तब तक वो जेजेपी के किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। खस्ताहाल सड़कों को लेकर लोगों ने कई बार धरने प्रदर्शन किए और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुखौटे पहनकर टूटी सड़कों का उद्घाटन कर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन भी किया, परंतु सरकार की नींद नहीं खुली। जिसके बाद अब स्थानीय नेता भी सड़क पर उतर गए हैं और सड़कों की खस्ताहाल को लेकर विधायक पर तंज कसना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में गुहला नगर पालिका से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे नरेश डांडा ने अपने समर्थकों के साथ तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और विधायक ईश्वर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक जी आइए, टेंट और दरी कुर्सी का इंतजाम हम करेंगे। अगर विधायक के मन में सड़कों के प्रति रोष है तो हमारे साथ धरने पर बैठे। नरेश डांडा ने कहा कि खस्ताहाल सड़कों के लिए नाराज होना तो मात्र एक बहाना है, इसके पीछे विधायक का निजी स्वार्थ है। गुहलाचिका में सड़कों की जो हालत है उसको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सड़कें किस कदर टूटी हुई हैं और बारिश होने के बाद पानी भी सड़कों में बने गड्ढों में भर गया है, जिसको लेकर जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर अब गुहलाचिका में स्थानीय नेता भी इस जंग में कूद गए हैं और उन्होंने विधायक पर ही आरोप लगाया है कि विधायक जी दरअसल टूटी सड़कों के चलते नहीं, अपने किसी निजी स्वार्थ को लेकर पार्टी प्रमुख के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं चरखी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू संगठनों और दुकानदारों ने हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संदीप छपारिया ने कहा कि देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उदयपुर में हुई घटना बहुत ही निंदनीय है। आगे उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा की ओर से मुस्लिमों के ऊपर जो भी टिप्पणी की गई वो गलत नहीं थी, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है सभी संगठनों के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा। और उदयपुर में जो घटना हुई है, कन्हैयालाल जो हिंदू है उसको निर्मम तरीके से जो मारा गया है, उसके विरोध में ये आक्रोश प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है।
नारनौल के गांव ढाड़ी बड़ौदा में कुछ दिन पहले शराब के ठेके में आग लगाने का मामला सामने आया था, जिसमें ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद ठेकेदार रतिराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इस घटना में ठेकेदार और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह और अंकुश की आगजनी में शामिल होने की आशंका जताई है। तो वहीं पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि मेरे पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। अब की बार हमें वहाँ काम कम मिला, तो इसलिए हमने नारनौल में शराब का व्यापार किया और L1, L13 और 5 जोन लिए थे, जिसमें हमारे एक कर्मचारी भी जल गया। वो कैसे जला? वो जला दिया गया, ठेके में आग लगा दी गई। किसने? ये तो 5 लड़के तो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, लेकिन हमें तो अंदेशा है कि ये आग अंकुश ने और राव बहादुर सिंह ने लगवाई है। कौन है ये दोनों? ये शराब के व्यापारी हैं, यहाँ के लोकल जो शुरू से यहाँ काम करते आ रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि बाहर का कोई व्यापारी यहाँ के व्यापार करे। पुलिस ने कहा भाई हम अपना काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से मेरे साथियों ने मेरे ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया वो निराधार झूठ है, क्योंकि मैंने आज से नहीं, मैं 77 से लेकर के आज तक इस बिजनेस में रहा हूँ, बल्कि ये बिजनेस मैंने 15-20 साल से इसके बीच में मैं नहीं आ रहा है, मेरा बेटा काम कर रहा है। उन आरोपों में कोई दम नहीं है, सारे निराधार है, सारे झूठे आरोप हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कहीं आग भी लगी थी क्या। ये सब किसी के दबाव में कह रहा है रतिराम या कैसे कह रहा है मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि जब उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं तो किसी न किसी दबाव पे गए होंगे, लेकिन बाकी उस आग से या इस आरोपों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस पे पुलिस विभाग अपनी जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। मुझे इन आरोपों से कोई दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं है। चरखी दादरी के गांव किस्कंधा में शराब ठेका खोलने को लेकर ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शराब का ठेका नहीं खोलने की मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से हर साल गांव में ठेका खोल दिया जाता है। ग्रामीणों ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके विरोध जताया और कहा कि किसी भी कीमत पर गांव में शराब का ठेका खोलने नहीं दिया जाएगा। महिलाओं ने बताया कि गांव में शराब का ठेका होने से गांव में शराब का ज्यादा सेवन किया जाता है और आपसी झगड़े ज्यादा होते हैं, जिससे गांव का आपसी भाईचारा भी कायम नहीं रह पाता। का ये उद्देश्य है कि हम किस्कंधा में ये पंचायत इसलिए रखी है कि ये ठेका रखा जा रहा है और यहाँ पर ये स्कूल बस भी जाती हैं और सभी जाते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि शराब लागू करो। शराब तो बिल्कुल विरुद्ध है इसके खिलाफ। और एक बार कुआ लो और 2 बार कुआ लो, ठेको किस्कंधा गाँव में नहीं खुलन दिया, नहीं खुलन दिया, नहीं खुलन दिया, नहीं खुलन दिया। एक बार कुआ लो चाहे 2 बार कुआ लो, मानस मर सकते से खून खराब हो उसके से। यहाँ ठेका नहीं लगन दिया। रेवाड़ी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर आधा दर्जन से ज्यादा ईंट भट्टे धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन के अनुसार ईंट भट्टों के संचालन पर 1 जुलाई से पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। इसके बावजूद तकनीकी के सहारे कई भट्टा मालिकों ने इसका संचालन जारी रखा हुआ है। अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए भट्टों का संचालन रात में किया जाता है। वहीं जब अधिकारी जांच करने के लिए पहुंचते हैं तब तक इन्हें बंद कर दिया जाता है। भट्टा मालिकों के साथ साठगांठ के चलते बोर्ड के अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और भट्टा मालिक खुलेआम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं।
पुंडरी में पीलिया के रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एसएमओ डॉक्टर विकास भटनागर ने बताया कि हमारे पास तो पीलिया के रोगियों की संख्या अभी तक 12 ही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में पीलिया के मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनती जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखे, गंदे पानी से भी पीलिया की बीमारी फैलती है। पुंडरी में पीलिया रोग का लगातार प्रसार देखा जा रहा है, जिसको लेकर लोग काफी चिंता में हैं। वहीं डॉक्टर्स लोगों को आसपास सफाई रखने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि गंदगी से बीमारी के फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। उनका तो अभी मतलब हम कुछ नहीं कह सकते कि इस कारण, बाकी हमारे विभाग की तरफ से कोई किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पीलिया के बारे में आपने बोला है, वैसे तो ऑफिशियली हमारे 12 केस इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और प्राइवेट डॉक्टरों के पास भी दिखाया कईयों ने, तो प्राइवेट डॉक्टर में भी तो केस होंगे, केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है ना सबसे बड़ा इसका कारण है पानी का गंदा पानी। तो हमारे जो वर्कर हैं घर घर जाकर के सर्वे करते हैं, इनके पानी को चेक करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से जैसे कॉमन ट्यूबवेल। खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा में अब यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब सर्टिफिकेट बनाने की काम की शुरुआत कर दी है। बता दें कि आपको हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट देखते हुए उसकी यूनिक आईडी बनानी है, जिससे उसकी आईडी बनने के बाद सरकार उसे मिलने वाली योजना का लाभ उसे देगी। हर उस व्यक्ति को जो डिसेबल है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग खास तौर पर मेले भी लगाएगा। वहीं भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि सर्टिफिकेट आईडी सभी दिव्यांग व्यक्तियों को बनवानी होगी, जिसके बाद सभी बेनिफिट उसे मिलते रहेंगे, लेकिन जो भी नहीं बनवाएगा उसे सभी प्रकार के बेनिफिट्स पर सरकार रोक लगा देगी। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि अब आने वाले समय में जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी बनने जा रही है, जिसके पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी होगी उनको ही बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि पेंशन है, ट्रांसपोर्ट में उसको टिकट में कंसेशन मिलती है, और जितनी भी बेनिफिट की स्कीम है और इसकी पेंशन का जो फायदा ले रहे हैं उनकी सभी की पेंशन 31/8 के बाद बंद हो जाएगी, जिसके पास यूडीआईडी नहीं है। तो इसके लिए हम किसी की यूडीआईडी बंद जल्दी बने, हम हर बुधवार को तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम एक कैंप लगाते हैं। हमारा धरने का 95वां दिन है। मुख्य मांग यही कि हमारी जो दिव्यांग का रिकॉर्ड है, यूडीआईडी है, जैसे आज के दिन बने, इसको पूरी तरफ से ऑनलाइन नहीं किया जाए, ताकि दिव्यांग घर बैठे अपने इससे संबंधित जितनी भी स्कीमें है इसे सर्च करके उसका फायदा उठा सके। और अगली मांग हमारी दिव्यांग अधिकारी दिन 2016 को पूर्ण रूप से हरियाणा में लागू करवाना, जितनी भी सरकारी और सरकारी बिल्डिंग हैं उनमें रैंप लिफ्ट की व्यवस्था करवाना, और 1995 से हमारी जितनी भी बैकलॉग खाली है उनको तत्काल प्रभाव से भरवाना, जितने भी 40% से दिव्यांग ऊपर है 40 उनको स्कूटर की व्यवस्था करवाना, और जो हमारे जो दिव्यांग को स्वयं रोजगार के लिए जो लोन दे रही सरकार उसको कम से कम 5 लाख रुपए दे करके बिना गारंटी के आश्वासन प्रक्रिया के तहत उपलब्ध करवाना है। वहीं राजस्थान के अजमेर में एक वकील को सिर कलम करने की धमकी मिली है। वकील भानु प्रताप ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में वीडियो बनाया था, जिसके बाद शोएब शायद नाम के शख्स ने उसका सिर काटने की धमकी दी। वकील ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। पर एक वीडियो था चैनल का, उस पर किसी प्रकार की डिबेट हो रही थी, तो उसके नीचे कुछ कमेंट थे, तो कमेंट का प्रत्युत्तर मैं दे रहा था। उस संबंध में मेरी और किसी एक व्यक्ति की एक हेल्दी चैट हो रही थी, जिस बीच में सोहेल सैयद नाम के एक व्यक्ति ने अचानक से कल सुबह मुझे कमेंट में धमकी दी कि अब तेरी गर्दन काट दी जाएगी। तो इस संबंध में मैंने कल संपर्क पोर्टल पर भी एक शिकायत दी थी, और आज क्योंकि बाहर हमारी
मात्र संस्था है, तो वहाँ पर भी मैंने शिकायत दी, डीजी साहब को भी प्रेषित की शिकायत, और आज एसपी साहब को भी यहाँ पे। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित माता अमृता अस्पताल में 24 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर विधायक राजेश नागर ने दौरा किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। नागर ने कहा कि हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है, जिससे तैयार होने के बाद स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, वहीं आसपास क्षेत्र में व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। आगे उन्होंने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ भी अस्पताल और आसपास क्षेत्र का मौका मुआयना करेंगे। दरअसल अमृता मठ की प्रमुख माता स्पेशल स्टाफ चरखीदादरी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के दिशा निर्देश पर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उप अधीक्षक जोगेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में एक दुकानदार से आरोपी ने मोबाइल फोन के माध्यम से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपी को अदालत में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रोहित ने आरो कल्याणा ने 20 लाख की फिरौती मांगी थी और मरने की धमकी दी थी। कल ही स्पेशल स्टाइल को ये टीम हमने भेजी थी मादरा से इसको दुबलतन मादरा से रोहित को गिरफ्तार कर लिया। करनाल पुलिस के डिटेक्टिव सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 187 ट्रांसफार्मर चोरी करने के मामले में एक गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 250 किलोग्राम तांबा क्वाइल, लोहा पत्ती, एक देसी पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जैसा कि आपको पहले से विदित है कि पिछले कुछ समय से इंद्री एरिया में ट्रांसफार्मर की वारदातें बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिन्हें संज्ञान में लेते हुए एसपी साहब ने हमें एक स्पेशल ये ड्यूटी लगाकर हमें उस एरिया में भेजा था, जो कि हमारी टीम में वर्किंग करते हुए 18 जून रात को हमारी टीम ने एक बाइक पर सस्पेक्टेड पल्सर बाइक पर 3 लड़कों को पकड़ा था, जिनके पास से तांबा और तार और ट्रांसफार्मर को सामान बरामद हुआ था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।